हे पीजी, वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात बता देते हैं कि आपकी पेपर 1 की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी 80 मार्क्स का आप पूरा पढ़ चुके हैं। पेपर 2 की क्लास आपकी सुबह 10 बजे और पेपर 3 की क्लास आपकी शाम 5 बजे की चल रही है। अब देखो एक बात बता दें, ये जो सब्जेक्ट है, ये सीडीपी वाला जो ये है आपका सब्जेक्ट है ना, इससे टेट और सीटेट में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़नी है चीज़ें, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और एक बात बताएं, ये जो सब्जेक्ट है ना, जो आप पेपर 3 पढ़ रहे हैं, ये रियल में वेरी इंटरेस्टिंग है। पूछो कैसे? क्योंकि इस सब्जेक्ट में ये बोला जाता है मनोविज्ञान। तो यानी सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, इन सब चीज़ों का अनुमान आप जब ये पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप लगेगा कि अरे वाह, ये तो मतलब आप पढ़ने के लिए तो बिल्कुल सोचिए नहीं, ये सोचिए हम कुछ नया सीख रहे हैं। जब आप इस सब्जेक्ट को, आप अपने आप को एक बार अभी एनालिसिस कर लीजिए, जब ये पूरी सब्जेक्ट खत्म हो जाए, यानी ये जब ये आप पूरा 80 नंबर का पढ़ भी लेंगे और चीज़ों को समझ भी लेंगे, तब आप एक बार अपने आप पे एनालिसिस करिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। क्योंकि तब आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। यू आर बीएड एस्पिरेंट्स। सो आपको यहाँ पे ये सिखाया जाएगा कि आप बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, प्यार प्यार में उसको सब बातें कैसे सिखा रहे हैं, और उसके अंदर आप कौन कौन से गुणों का विकास कर रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मानव विकास, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। उससे पहले एक विशेष सूचना ये कि अगर आपको मेरी इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सोच रहे हैं चिल्ड्रंस डे पर जो है कुछ नया करें। सो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा होप सो आप लोगों को। कोई एक मोटिवेशनल वीडियो या कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, है ना, क्योंकि ये मेरा पहला चिल्ड्रंस डे होगा ऐसा जो हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और इट्स वेरी प्राउडफुल मोमेंट फॉर मी ऑल्सो, है ना। फिलहाल तो लर्निंग एज में ही हमेशा रहना चाहिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं क्या है मानव विकास। और इस साइकोलॉजी के बेसिस पे यदि मानव विकास की बात की जाए, तो देखिए, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी जो डेवलपमेंट है वो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से चलती है और अंतिम सांस तक चलती है। क्या कि मानव का विकास गर्भधारण से लेकर के अंतिम सांस तक होता है ना। देखिए, मानव के जीवन काल में आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का सामान्य भाषा विकास कहा जाता है ना। जैसे नॉर्मली जो चेंजेस आते हैं हम लोगों की लाइफ में, जैसे बच्चे क्या होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर उनके अंदर कुछ और चेंजेस आते हैं, फिर जब वो यंग एज में आते हैं तब कुछ और चेंजेस आते हैं, बॉयज़ में अलग, गर्ल्स में अलग चेंजेस होने लगते हैं, फिर है ना, चीज़ें डिवाइड होने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को, जिनको हम परिवर्तन कहते हैं, असल में उसी को क्या कहते हैं इस भाषा में, मनोवैज्ञानिक भाषा में, तो विकास कहते हैं। ठीक। अब देखो, विकास की प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि पहलू सम्मिलित होते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें शारीरिक ही बदलाव आएंगे, उसकी सोच में भी अंतर आएगा, है ना। उसके साथ में सामाजिक चीज़ों में भी अंतर आएगा, और वो भावनात्मक अर्थात उसके मन में चलने वाले सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों में भी अंतर आने लगता है समय के साथ साथ। जैसे बोलते ना कि भाई अब कहाँ है, अब तो बड़े हो गए हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, कहीं कहीं पे ये बोलेंगे भैया बच्चा बड़ा हो गया है ना। तो वो एक्चुअल में क्या है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, वो डेवलपमेंट की स्टेज में होता है। ठीक है। मनुष्य के जीवन में प्रगति की राह में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को विकास की संज्ञा दी गई है। ठीक। किसको? तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक का मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा शैशवावस्था से सीधे वृद्धावस्था में चला जाएगा, नहीं, इसका भी अपना एक क्रम होता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, है ना। तो ऐसे करके चीज़ें क्रमिक वे में चलती हैं, मतलब सीरियल से। ऐसा नहीं है कि पहले आपने पीजी, उसको जो है पीजी पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं समझिएगा, केजी वाला पीजी जो होता है ना, समझ रहे हैं ना, किंडरगार्टन वाला, उसमें पढ़ा दिया, उसके बाद सीधे आपने उसको 5th में एडमिशन कर दिया। ना ना, पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बच्चे ऐसे ही पढ़ते ना, मे बी एक क्लास बीच में जंप कर जाए। बट अब तो वो भी बच्चे, पेरेंट्स नहीं करवाते, क्योंकि 3 साल में ही बच्चों को स्कूल भेजने लगते हैं, है ना। अब देखो, कुछ विद्वानों का मत है कि विकास परिपक्वता के पश्चात रुक जाता है। देखो, अब देखो यहीं पे आ गया, अभी तक, अभी अभी कुछ लाइन देर पहले आपने क्या पढ़ा कि गर्भधारण से लेकर के अंतिम सांस तक विकास चलता है। वहीं पे कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जब एक समय ऐसी आती है ना परिपक्वता के बाद, तब विकास क्या होता है, रुक जाता है। ठीक। परंतु यह मत सत्य कम माना गया, मतलब जो ये वाला है बाद वाली बात, ये सत्य नहीं मानी गई, कम मानी गई है, क्योंकि विकास का क्रम आजीवन चलता रहता है। ठीक। मतलब पूरे जीवन चलता रहता है ना। परिपक्वता की अवस्था के बाद उसकी गति धीमी अवश्य हो जाती है, लेकिन
कह सकते हैं कि शुरुआत में जो डेवलपमेंट, ऐसे समझो जैसे ये एक चार्ट है, मान लो ये डेवलपमेंट है ना। तो शुरुआत में कुछ ऐसा हो रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा ग्राफ गिरने लगा मान लो, फिर ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर आप सोचें कि ये सिर्फ ऐसे हुआ और फिर एक बार के बाद में सीधे शून्य हो गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब धीरे उसकी गति धीमे हो जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट जब तक वो जिंदा है तब तक उसका चलता ही रहेगा मानव का। ठीक, अभी देखो इस बात को इराजी गार्डन ने किस अनुसार डिस्क्राइब किया, तो विकास का एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। तो देखो इन्होंने वही बात मानी कि जब पूर्ण विकास हो जाता है बस तब तक ही होता है। और हॉर्लॉक ने क्या बताया कि मानव विकास को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इनके अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अभी तो इसमें परिवर्तन का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं अर्थ प्रकट की होती हैं। ठीक है, बात समझ में। अब यही बात गेसेल ने कही है अपने अनुसार, क्या कहा कि विकास केवल एक प्रत्यय विचार ही नहीं है, यानी कि सिर्फ ये एक थॉट्स ही नहीं है, इसे देखा जा सकता है, जांचा जा सकता है किसी सीमा तक। 3 विभिन्न दिशाएं, कौन कौन सी? अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहार आत्मक में मापा भी जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। देखो ये सब बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? आज मैं आपको इसीलिए डिस्क्राइब करके हर एक चीज़ बता रही हूँ कि जिनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना कि मैम थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया करिए, सो मैं वो भी करते जा रही हूँ, है ना। और बाकी अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं सो नो डाउट आप अपना बिल्कुल सहज तरीके से सोचिए, एकदम अपने घर में जैसे आप अपने मम्मी पापा को, अपनी दीदू को या अपने भाइयों को, है ना, सब बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, एकदम सेम वैसे ही आप हमसे भी कह सकते हैं कि मैम आपने ये टॉपिक पढ़ाया, हमें नहीं समझ में आया, जब आप रिवीजन करवाइएगा तो आप इसे और क्लियर कर दीजिएगा। सो मैं क्लियर कर दूँगी, है ना। ये नहीं सोचिएगा कि मुझे बुरा लगेगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, है ना। इस बात से एकदम निश्चिंत रहिए, हम चाहते हैं आप मेरे एकदम परिवार की तरह। ठीक, अब देखो लबार्बा ने क्या कहा कि विकास का अर्थ परिपक्वता से संबंधित परिवर्तनों से है, यानी कि जो मानव के जीवन में समय के साथ घटित होते रहते हैं। जैसे एक स्टेज आती है, जैसे अभी बच्चा गेम खेलता है ना, हम लोग उसे मना करते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि नहीं खेलो, बेकार बर्बाद हो जाओगे, आइज़ बेकार हो जाएंगी, ठीक है, ये हो जाएगा, आपके जो है माइंड पे असर होगा, हार्ट पे असर होगा, है ना, और सबसे ज़्यादा आपकी पढ़ाई पे असर होगा। सो बच्चे को ये सब चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं कि सारे बैंस मम्मा पापा मेरे ऊपर लगा रहे हैं, है ना। बट एक समय ऐसा आएगा, आप खुद देखिएगा उस बच्चे को, वो गेम खुद छोड़ देगा। वो आज फ्री फायर पबजी का बहुत बड़ा चर्सी हो सकता है, लेकिन कल वो अपने आप से छोड़ देगा। वो कब छोड़ देगा? जब उसको समझ आ जाएगी। यानी कि अगर हम लबार्बा के अनुसार उस बात को कहें तो जब उसके अंदर परिपक्वता आ जाएगी। ठीक, वही चीज़ अब देखो सोरेनसन ने क्या कहा कि सब लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के ही बारे में बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, कि विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। ठीक, इतनी बात समझ में। अब मानव विकास की कुछ विशेषताएं होती हैं, आइए जानते हैं क्या। देखो ये टॉपिक ना सच में बता रहे हैं, मुझे खुद पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, ये आप वन ऑफ द फेवरेट भी मान सकते हैं। और साथ में इस सब्जेक्ट की बुक्स ना तो कम से कम 2-4 तो पढ़े नहीं हूँ। मतलब मैंने ये मान के चलिए 2-4 तो पढ़ते ही हैं कि अलग अलग फिलोसफर्स के अनुसार, अलग अलग राइटर्स के अनुसार जब पढ़ो तो उन पर एक अलग ही एक आप मेरी एक बात मानिएगा, एक आप रोज काम करा करिए, एक आपको मेडिटेशन करना है, दूसरा आपको बुक्स रीडिंग अपनी लाइफ में ज़रूर करनी है। इनसे अब आप सोचेंगे मैम इससे क्या मीनिंग है, बहुत कुछ सीखेंगे। अभी ये आपको बात मेरी समझ में नहीं आ रही तो आप सोचोगे मैम कहेंगे कि मैम इतना समय ही नहीं है जीवन में हमारे पास कि हम अपनी किताबें तो सिलेबस वाली पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम आप ये मोटिवेशनल बुक्स वगैरह जो आप बता रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड टाइप, हम कहाँ पढ़ पाएंगे। सब पढ़ लेंगे, समय सबके पास होता है, समय आप सब निकाल सकते हैं, है ना। एक क्या करेंगे, मैं तो आपको टेलीग्राम पे अपने ग्रुप में, जो ये पीजी पॉइंट का ग्रुप है, यहाँ पे एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको एक बुक भेज देंगे, ठीक है, आप लोग वो ज़रूर पढ़िएगा। ठीक, वो भेज देंगे। तो आइए फिलहाल भटकते नहीं है अपने टॉपिक से और आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, बैक टू नॉर्मल, कि मानव विकास की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए विकास में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है ना। तो ये सब चीज़ें आप आराम से भी ऊपर पढ़ के आए। और मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, जैविक कारक, पर्यावरण, शारीरिक कारक और अन्य कारक में आइए जानते हैं क्या। सबसे पहला
यदि वंशानुक्रम में बात करें तो शारीरिक विकास पर प्रभाव डिक मेयर के अनुसार यदि बात करें तो देखो, वंशानुगत कारक जन्मगत विशेषताएं होती हैं जो बालक के अंदर जन्म से ही पाई जाती हैं, यानी जब उसका बेबी का जन्म होता है वो तब से ही पाई जाती है। कैसे कि वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि गर्भधान के समय स्त्री पुरुष के जिस प्रकार के शारीरिक संबंध यानी पैतृक जीन्स का संयोग होता है, बच्चे के शरीर के विविध अंगों का विकास उसके अनुसार होता है। पैतृकों के माध्यम से, अरे आप ऐसे समझ लो ये बात, जैसे कि बोलते हैं ना, बच्चा किस पे गया, बोलते हैं मम्मी पे गया, पापा पे गया, दादी पे गया, दादू पे गया। तो वो सब दादी दादू पे जाना वो तो खैर एक मतलब हम लोग नॉर्मली लाइफ में यूज़ कर लेते हैं वर्ड्स, बट अगर उन्हें रियल बेसिस पे बात की जाए तो वो क्या होते हैं सारे, वो सारी चीज़ें गुणसूत्रों पे यानी क्रोमोसोम्स पे, डीएनए पे और साथ में जो जीन्स होते हैं इन पे डिपेंड करते हैं, है ना। बाकी आइए देखते हैं मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है क्लिनबर्ग के अनुसार। देखिए हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इन पे डिपेंड करती है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कम बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे कम बुद्धि के होते हैं, लेकिन इनमें भी जो एक्सेप्शंस होते हैं कि ऐसा नहीं है मैम, अरे हम कैसे मान लें, वो तो पढ़ने में कमज़ोर थे, उनके बच्चे तो बहुत टैलेंटेड निकले। तो देखो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब वो एक्सेप्शंस किस बेसिस पे होते हैं तो आपको बता दें, उनके दादा दादी कहीं ना कहीं बहुत टैलेंटेड रहे होंगे तो बच्चे आज टैलेंटेड। मान लीजिए मम्मा पापा टैलेंटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं नानी नाना या दादी दादू उनके टैलेंटेड होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब यदि संवेगात्मक विकास पर प्रभाव की बात करें तो किसी भी व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति उसके शरीर में मस्तिष्क पर निर्भर करती है, इसलिए मनुष्य के संवेगात्मक विकास को भी वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। संवेदी माता पिता की संतानें भी संवेदना के भाव से परिपूर्ण होती हैं। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो सामाजिक विकास का प्रभाव। अब देखिए सामाजिक विकास का क्या प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का निवास होता है। यह प्रवृत्ति व्यक्ति के समूह में रहने की प्रेरणा देती है। इस प्रवृत्ति की तीव्रता जिस व्यक्ति में अधिक होती है वह उतना ही तीव्रता से विविध प्रकार के समाजों में समायोजित हो जाता है। जिन परिवारों में सामाजिकता को महत्व दिया जाता है उन परिवारों के बच्चे सामाजिक क्रियाकलापों में भागीदारी करते हैं और सामाजिक नियमों एवं परंपराओं का निर्वहन करते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। स्वभाव पर प्रभाव और चरित्र के विकास पर प्रभाव। अब देखो डगडेल ने चरित्रहीन ड्यूक के वंश के अध्ययन के आधार पर किया। पहला कि देखो कैटल ने अपने अध्ययन एवं प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि मनुष्य की व्यावसायिक योग्यता का विकास भी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। जरा बायोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आप चाहे हमसे कहीं लिखवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, ये जो आपका टेट और सीटेट का पेपर होता है ना, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है कभी कभी। कौन सा ये ना जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इनसे, और इनको आपको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं कि जैविक कारक से तात्पर्य ऐसे कारक से होता है जो अनुवांशिक होते हैं तथा जो जन्म या जन्म के पहले से ही व्यक्ति में विद्यमान होते हैं और व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। मानव शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं के नियंत्रण एवं समन्वय हेतु कुछ ग्रंथियां स्राव करती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। आप जब अपने 10th में होंगे ना तब आपने पढ़ा होगा ना इंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो अब बस समझो उनका रिवीजन होने जा रहा है क्या कि बहिस्रावी ग्रंथियां में क्या होता है कि ये नलिका युक्त होती हैं, यानी इनमें जो हार्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके थ्रू होता है, तो इन नलियों के थ्रू होता है, यानी इन जो है डक्टाइल्स के थ्रू होता है। और यदि इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये नलिका विहीन होती हैं, यानी इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। ये सिर्फ अपने टारगेट पर हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ठीक है, अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ पार्ट है, जैसे पीयूष ग्रंथि जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे होती है, तो ये आपके मस्तिष्क में होती है तथा अधिक हार्मोन स्रावित होने से व्यक्ति के शरीर में लंबाई अधिक व कम होने से व्यक्ति बौना हो जाता है। यानी कि ये कैसा हार्मोन है आपका, जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। इसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा निकल गया तो देखते होंगे बहुत लोग बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग नाटे होते हैं, जिनके में कम स्रावित हुआ तो वो नाटे रह जाते हैं। मानसिक विकास पर प्रभाव क्लिनबर्ग के अनुसार बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है। क्लिनबर्ग ने माना कि बुद्धि किस पर डिपेंड करती है, तो प्रजाति पर निर्भर करती है ना। वंशानुक्रम संबंधी जितने भी प्रयोग किए गए उनसे यह ज्ञात होता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान और कम बुद्धिमान वाले कम बुद्धिमान। ये शायद में भी रिपीट हो गई है आपकी, हाँ ये वो तो रिपीट हो गया था, ठीक से। खैर जस्ट उसको छोड़ते हैं और आइए फिर से बात करते हैं हम लोग अपने बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में अब देखो अधिवृक्क की ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड जिसे आप कहते हैं, इसको आप इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। कि इसको एड्रिनल ग्लैंड से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इसका, और हाँ ये जो कहाँ पे पाई जाती है, देखो अधिवृक्क से ही समझ में आ रहा है ना, वृक्क अर्थात किडनी। ठीक है, किडनी में
किडनी के ये ऊपर पाई जाती है। इसके द्वारा व्यक्ति की संवेगिक स्थिति का नियंत्रण होता है। भय, क्रोध आदि संवेगी हार्मोन्स का अधिक महत्व है, इसलिए आपातकालीन हार्मोन यानी इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अब यदि हम लोग गल ग्रंथि की बात करें, थायराइड ग्लैंड आपने बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा कि देखो गल ग्रंथि का व्यक्तित्व पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके नष्ट हो जाने पर श्लेष्मकाय यानी माइक्सोडेमा नामक रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है पता है, व्यक्ति के शरीर में स्थिरता आ जाती है, मस्तिष्क एवं पेशियों की क्रिया मंद पड़ जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है, स्मृति मंद होने लगती है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, चिंतन करना कठिन हो जाता है। जन्म से ही इस ग्रंथि के न होने पर बालक की बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है ना। फिर देखते हैं आइए एक यौन ग्रंथियाँ, ये तो सबको पता है सेक्स ग्लैंड। इस ग्रंथि में के विकास में स्त्रियों में स्त्रीयोचित गुण तथा पुरुष में पुरुषोचित गुणों का विकास होता है। अब यदि हम लोग बात करें, अभी हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की थी, अब हम लोग जरा पर्यावरण की बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, मानव विकास। तो मानव विकास में पर्यावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे मूलभूत आवश्यकता में यदि बात करें तो रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। ये व्यक्ति क्या है कि एक बेसिक नीड्स होती हैं। पारिवारिक परिवेश यदि बच्चे को अच्छा मिलता है, बालक को बढ़िया मिलता है, तो उसका विकास जो है बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि उसके अंदर सामाजिक गुण, ठीक, नैतिक गुण, हर एक प्रकार के गुण, दादी दादू के संग रह करके, मम्मा पापा के संग, चाची चाचू के संग रह करके उसके अंदर ये सब चीज़ें अपने आप डेवलपमेंट होते चले जाते हैं। रोग तथा दुर्घटना जब होती है तो क्या इसके कारण बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। गंभीर रोग में दी जाने वाली दवाओं के कुप्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स के कारण बालकों का विकास बाधित होता है। विद्यालय की यदि बात की जाए तो विद्यालय में बालक का सर्वांगीण विकास होता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चे को, अब देखो एक टीचर, आप भावी शिक्षक हैं, तो विद्यालय में अध्यापक का व्यवहार बालक के विकास के मुख्य रूप से प्रभावित करता है। सीधी सी बात है, आप बच्चे को मैक्स टू मैक्स चीज़ें सिखाना चाहेंगे, है ना। विद्यालयों में शिक्षक स्नेहपूर्ण, सदैव एवं सहानुभूतिपूर्ण, यानी बच्चे को आप प्यार से डील करेंगे। साथ में यदि बच्चे ने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आप उसको क्या बोलेंगे, वेल डन, कीप इट अप बेटा, सिट डाउन, है ना। जैसे, और अगर किसी ने नहीं दिया तो कहेंगे हे यू हैंड्स अप, ऐसे बोलेंगे नहीं, तब भी उसको प्यार से बोलेंगे बेटा नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से याद करके आना है। अगर बच्चा बहुत उद्यमी है तो वो नहीं करके आएगा, है ना। फिर आप उसको अपने बढ़िया हैशटैग स्टाइल से अपना समझाइएगा, ठीक है। बच्चे को मानना गलत है। अब देखो, तथा विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन एवं परामर्श देते हैं। उन स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विकास अच्छी प्रकार से होता है, जिसे आप सर्वांगीण विकास कह सकते हैं। समाज एवं संस्कृति का प्रभाव बच्चे पे बहुत रूप से पड़ता है, अधिक रूप से पड़ता है, क्योंकि बच्चे के अंदर समाज के सुख दुख, उसको अपने सुख दुख लगे, कुछ इस प्रकार से विकास होना चाहिए, है ना। चाहे समाज के रीति रिवाज हो, परंपरा हो, नैतिक मूल्य हो, इन सब का विकास का नियंत्रण कौन निर्धारित करता है, तो समाज। अब देखो शारीरिक कारक की यदि बात करें, फिजिकल फैक्टर्स की, तो देखो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अब देखो, यद्यपि आजकल व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले जैविक कारकों में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो भी आपने पढ़ी, को ही सबसे पहले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु जैविकी कारकों के साथ शारीरिक रचना यानी फिजिक और शरीर रसायन यानी बॉडी केमिस्ट्री का वर्णन भी प्रासंगिक होता है। दैनिक व्यवहार में हम देखते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक रचनाओं से उसके स्वभाव का कुछ न कुछ संबंध आवश्यक होता है। प्रायः मोटे व्यक्ति हंसी मजाक करना पसंद करते हैं, जैसे हम, अर्थात मैं, है ना, और आराम पसंद और सामाजिक दिखाई पड़ते हैं। तथा दुबले पतले व्यक्ति जो होते हैं वो संयमी, तेज और चिड़चिड़े होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यानी कि फिर तो मेरा नेचर बहुत अच्छा हुआ, क्यों? क्योंकि हम तो हंसी मजाक वाले हो गए, दिस पार्ट ऑफ जो बोले। बट ये है कि एक केस स्टडीज़ की जाती हैं, उनके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, ना। सो होता भी है ऐसा, ये बात सच है कि जो दुबले पतले लोग आप मोस्टली देखेंगे, 100 में 90 लोग, तो वो आपको संयमी, तेज और चिड़चिड़े दिखेंगे। लेकिन जो मोटे व्यक्ति होंगे वो आपको हंसी मजाक पसंद करने वाले और आराम पसंद करने वाले, सामाजिक दिखाई पड़ेंगे। सामाजिक मतलब 4 लोगों के बीच में बोल रहे हैं, बतला रहे हैं, आराम से हंस रहे हैं, उठना बैठना, ना टेंशन ना कुछ। ऐसा नहीं कि उनको टेंशन नहीं होती, लेकिन वो दूसरों के सामने दिखाते नहीं। अब ऐसा आप सोच रहे होंगे ना कि मैम आप मोटे होंगे तभी आप मोटे लोगों की ज़्यादा वो कर रहे हैं, नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम मोटे तो हैं, लेकिन अब देखो, शरीर रचना तथा स्वभाव के संबंध को समझने के लिए बहुत से प्रयोग किए गए हैं। समझ में आई बात? इस विषय में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल सके। वास्तव में शारीरिक रचना एवं व्यक्तित्व में निश्चित रूप से संबंध स्थापित करने के लिए अभी और प्रयोगों की आवश्यकता है। देखा, अभी मैंने आपसे कहा ना 100 में 90 लोग, वो इसलिए क्योंकि कोई भी केस स्टडीज जो होती हैं उनमें हर एक चीज़ें करेक्ट नहीं होती, जैसे कुछ एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं। अब अन्य कारक की यदि बात करें, सबसे पहले इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता,
कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्धि का बालक के विकास पर अधिक एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी जो बच्चे बहुत तेज़ होते हैं ना, जिनको आप क्या कहेंगे चंट होते हैं, वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, उनका डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। वो चीज़ों को, उनकी कैचिंग पावर बहुत अधिक होती है ना। आप पढ़ाएंगे मतलब थोड़ा और सीख जाएंगे ज़्यादा। ठीक, तो सर्वांगीण विकास हेतु समस्त साधनों सुविधाओं एवं अवसरों की समुचित व्यवस्था होती है। उनमें अध्ययनरत छात्रों का विकास अच्छी प्रकार से होता है। ठीक है, तो कुल मिला के बालक का विकास जो होता है वो सर्वांगीण होता है। कहाँ पे? स्कूल कॉलेज में। ठीक, अब देखो समाज एवं संस्कृति की यदि बात करें, सोसाइटी एंड कल्चर की, तो व्यक्ति का विकास समाज एवं संस्कृति द्वारा प्रभावित होता है। मनुष्य एक कैसा है? सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। समाज के दुख सुख उसके अपने दुख सुख हैं। उपरोक्त कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है। मानव का व्यवहार, कार्य एवं भाव समाज द्वारा प्रभावित होता है। समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यता एवं नैतिक मूल्यों द्वारा मानव के विकास का नियंत्रण एवं निर्धारण होता है। ठीक, अब यदि शारीरिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर्स की बात की जाए, है ना, तो ये तो आप पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हाँ, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये अन्य कारक में पढ़ रहे थे। तो बुद्धि पढ़ा आपने। अब देखो टर्मन के अनुसार क्या बताया गया। टर्मन ने अपने अध्ययन जिनमें बालक के पहली बार बोलने और चलने का अध्ययन किया। अब ये बात आप अपनी मम्मा से पूछिएगा कि मैं मम्मी कितने साल में बोलना शुरू किया था, है ना, और कितने साल में हमने खाना शुरू किया, हंसना शुरू किया, सब बातें मम्मी को अपनी परेशान करिएगा जब। और देखो टर्मन ने क्या अपना अनुमान बताया कि इन्होंने बताया कि देखो इसके माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि 13वें मास में चलने वाले बालक प्रखर बुद्धि के होते हैं। यानी कि अगर मम्मी आपको कह दें कि बेटा जब आप साल भर के हो गए थे तब आप चलने लगे थे, तब आप मानिएगा कि आप बहुत बहुत टैलेंटेड हैं। ठीक, अगर मम्मी आपसे बोले कि बेटा तुम तो 1.5 साल तक चल ही नहीं पाए, मतलब अरे 1.5 साल नहीं, लेकिन हाँ 1 साल से ऊपर हो गया, यानी 14 मंथ्स, यानी 1 साल 2 महीने हो गए और तुम चलने तब चले हो, बहुत लेट हो गया बेटा, तो तुम मान लेना अपने आप को क्या कि सामान्य बुद्धि के हो। खैर हम जस्ट पार्ट ऑफ जोक ओनली, ये सब चीज़ें मतलब ये सब चीज़ें अलग अलग फिलोसफर्स के अनुसार हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने रिसर्च नहीं की होगी, इन्होंने अपने रिसर्च के बेसिस पे कही है ये बात। 22वें मास में चलने वाले मंद बुद्धि होते हैं, यानी कि 2 साल से कुछ कम, 1.5 साल से ऊपर अगर बालक चलना सीखे तो समझो क्या है वो मंद बुद्धि। उसके बाद में 23वें माह में चलने वाले बालक, यानी 2 साल में 1 महीना कम, तो वो कैसे होते हैं? मूढ़ होते हैं। इसी प्रकार बोलने की प्रक्रिया में भी होता है। बोलने की प्रक्रिया में क्रमशः मतलब क्या, क्रमशः का अर्थात कहने का है जो मास हैं वो समान, यानी माह समान रहेंगे। कि अगर 13वें माह का बच्चा है, अगर उसने बोलना शुरू कर दिया, ठीक, तो बालक देखो ऐसे होता है, अगर 11 माह का बच्चा है और उसने बोलना शुरू कर दिया तो प्रखर बुद्धि का होगा, यानी तेज बुद्धि का होगा। 16 माह में बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया तो वो सामान्य बुद्धि का होगा। 34 माह में बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया तो वो मंद बुद्धि का होगा। और 51 माह में बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया तो वो मूढ़ बुद्धि का होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये किसके अनुसार था? टर्मन के अनुसार। अब इसी तरीके से लिंग भेद, पोषण यानी न्यूट्रिशन, है ना, शुद्ध जल, वायु, प्रकाश, प्रजाति, आर्थिक स्थिति, इन सबका बच्चे के ऊपर पूरा पूरा असर पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, ये सब बहुत सिंपल है। जब आप मेरी इस PDF को टेलीग्राम में डाउनलोड करके पढ़ेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो उसको डिस्क्राइब करने की इतनी नीड है नहीं। मानव विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं लोगों गैरिसन के अनुसार कि विकास अपने क्रम में कुछ नियमों का पालन करता है, जिनको विकास के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। बालक के विकास की पहचान तथा विभिन्न अवस्थाओं की में उसकी विशेषताओं एवं आवश्यकताओं को जानने के लिए विकास के सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक है। विकास के कुछ सिद्धांत निम्न प्रकार से क्या क्या है? पहली बात तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि देखो क्या होता है परस्पर संबंध का इस सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास में एक प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। बालक के जब किसी एक गुण में विकास होता है तो अन्य गुण के विकास भी उसी अनुपात में होता है। यानी कि देखो ऐसा नहीं है कि बच्चे का सिर्फ शारीरिक विकास हो जाए और मानसिक विकास ना हो और उसके बाद में क्या भावनात्मक विकास ना हो। नहीं, यदि शारीरिक विकास हो रहा है तो मानसिक विकास भी होगा, तो भावनात्मक विकास होगा। इन सबको अपना एक 1:2:3 मान लो, है ना, मतलब मान लो, मैंने ये बोला ना, अभी तो नहीं कहा, मतलब एक रेशियो में चलता है, एक अनुपात में चलता है। ऐसा नहीं है कि एक अभी हो रहा है तो एक 10 साल बाद विकास होगा। तो एक पता चले बच्चा छोटा है और मान लो 5 साल का बच्चा है, वो सॉल्व कर दे रहा है मैथ्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। ऐसा नहीं होता कि मानसिक विकास पहले हो जाए शारीरिक बाद में हो। सब कुछ क्या होता है, एक क्रमवार तरीके से चलता है ना। अब देखो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या होता है कि हर एक बालक अलग होता है, उसके अंदर की स्किल्स अलग होती हैं, उसके सीखने की तरीके अलग होते हैं, उसके समझने के तरीके होते हैं। अब आप ही सोचो, जब आप भावी शिक्षक बनोगे
तो आप हैं ये, ठीक है, आप आराम से पढ़ा रहे हैं पूरे क्लास को, ये सब बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, है ना। अब इनमें से ये वाला बच्चा फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, और बाकी सारे बच्चे जो थे वो पास हो गए, 2 बच्चे फेल हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने इनको कुछ घोल के पिला दिया था, है ना, ऐसा तो नहीं कि आपने पढ़ाया सब, आपने सबको उतना ही, लेकिन होता क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के कारण उस बच्चे ने उतना नहीं सीख पाया जितना जो फर्स्ट रैंकर वाला बच्चा था उसने सीखा, ठीक, या उसने सेल्फ स्टडी की। अब देखो सबका मेंटल लेवल अलग होता है। डगलस और हॉलैंड के अनुसार विकास या भिन्नता व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में बनी रहती है, ठीक। ऐसा नहीं होता कि 2 स्टेज में, एक स्टेज में आकर के सब लोग एक समान हो जाएंगे, नहीं, वो सब अलग अलग रहेंगे, हर एक की स्किल अलग है, ठीक। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या होता है, तो देखो स्किनर ने क्या बताया, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वंशानुक्रम विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है और वातावरण व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत की यदि बात करें तो देखो गैसल ने बताया कि कोई भी 2 बालक एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनके विकास का क्रम लगभग समान होता है। विकास के क्रम की बात की गई, यानी पहले ये अवस्था, फिर वो अवस्था, फिर वो अवस्था, फिर वो अवस्था, लेकिन अवस्थाएं में वो क्रियाएं समान करेगा ये नहीं कहा इन्होंने, ठीक, बिल्कुल सही बात हो गई है। तो अब हॉलॉक ने क्या कहा कि प्रत्येक मनुष्य एवं पशु अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत की यदि बात की जाए तो इसमें हॉलॉक ने क्या कहा कि इस सिद्धांत के समर्थक थे ये, और इन्होंने बताया कि जन्म के उपरांत प्रारंभ में किसी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करता है, ये बात सही है। ये बात देखो, एक बच्चा है आप उसको नोटिस करिएगा, है ना, लेकिन बड़े होने पर उसकी अनुक्रिया के लिए वह अंग विशेष का प्रयोग करता है। पहले बच्चा किसी चीज़ को देखता है ना तो पूरा ही कूद पड़ता है उस पर, कूद पड़ते के अर्थात मतलब कि हाथ पैर पेट मुंह नाक कान मतलब सब कुछ उसको प्रयास करता है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है वो विशेष अंग का प्रयोग करता है, मतलब सिर्फ हाथ का सिर्फ पैर का ही उपयोग करेगा, है ना। फिर शारीरिक विकास की ही तरह संवेगात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी छोटा बच्चा केवल सामान्य संवेगात्मक उत्तेजना प्रदर्शित करता है। भय प्रेम क्रोध जैसी संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मानसिक विकास के होने के पश्चात ही होती है। यानी कि एकदम छुटकू सा बच्चा है, आप उसे क्या डरा सकते हैं, क्या उसे क्रोध में ला सकते हैं ना, ये सब चीज़ें वो बच्चा समझेगा ही नहीं जब तक उसका मानसिक विकास नहीं होगा। विकास की दिशा का सिद्धांत यदि बात करें तो देखो इस सिद्धांत को केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत माना गया, यानी ये हो गया केंद्र और ये हो गया आपकी परिधि, ये जो है ना, रुको, जैसे ये हो गया केंद्र, ये हो गया सर्कल, तो ये जो गोल गोल है ना ये हो गई परिधि, जिसको आप इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, सरकमफेरेंस। तो केंद्र से परिधि की ओर माना गया। इसके अनुसार बालक का विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है ना। अब देखो व्यक्ति के सिर का विकास सर्वप्रथम होता है किस सिद्धांत के अनुसार, तो विकास की दिशा के सिद्धांत के अनुसार। सबसे पहले किसका विकास होगा, तो सिर के विकास सर्वप्रथम होता है, उसके बाद में पैरों की ओर यह बढ़ता चला जाता है, अर्थात जो अंग सिर से जितना अधिक दूर होगा उसका विकास उतना ही बाद में होगा, यानी आपके पैरों का विकास सबसे अंतिम में होता होगा। उस बेसिस पे देखा जाए तो बालक का सिर सबसे पहले विकसित होता है और पैर बाद में। यही बात बालकों के अंगों पर नियंत्रण पर भी लागू होती है। अब देखो बालक जन्म के कुछ समय बाद अपने सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। 9 माह की आयु में सहारा लेकर बैठने लगता है, धीरे धीरे खिसक कर चलता है और 1 वर्ष की आयु में वह खड़ा हो जाता है ना, सिंपल। अब देखो सतत विकास का सिद्धांत दिया। अब उसके बाद में क्या कहा कि उदाहरण देख लो, तो उदाहरण से समझ में आएगा कि दांतों विकास भ्रूणावस्था में प्रारंभ होता है, जो जन्म के 6 महीने बाद ही मसूड़ों से बाहर निकल आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहता है बच्चे के अंदर, ठीक। अब रेखीय ना होकर पेचदार विकास का सिद्धांत क्या है, देखो कि व्यक्ति में विकास एक रेखा के रूप में सीधा ना होकर, यानी ऐसे नहीं होता है, पेचदार होता है, यानी ऐसे 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 होता रहता है, ठीक है। क्या, अब देखो पूर्व अनुमानता का सिद्धांत क्या, कि व्यक्ति में विकास का क्रम समान रहता है लेकिन उसकी गति भिन्न होती है। फिर भी मनोवैज्ञानिक बालकों पर परीक्षण करके उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब देखो ओवेन ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि तर्क एवं बौद्धिक प्रकारों में विकास का प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है। ये बातें आपको समझ में आई। अब जरा देखो विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है, यानी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। बस ये है आज का आपका लास्ट टॉपिक, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, फटाफट से पढ़ लो इसको। देखो सबसे पहले कि विकास के सिद्धांत से हम यह ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि विकास की गति तथा मात्रा सभी बालकों में समान रूप से नहीं पाई जाती है, ठीक। इतनी बात समझ में क्या, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे ने ए फॉर एप्पल, एक बच्चे ने जल्दी सीख लिया, एक बच्चे ने बताया ए फॉर एप्पल बहुत देर से सीखा, तो सबका डेवलपमेंट स्टेज सेम नहीं होता। अतः सभी बालकों के एक जैसे विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखकर बच्चे का
विकास होता है। ठीक, अब देखो बालकों में विकास की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगा लेने से हमें यह लाभ होता है कि भविष्य में जो बालक जैसा कर सकता है या जैसा बन सकता है उसी का ध्यान में रखकर हम अपने प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप हम अपने आपको अनावश्यक परिश्रम और निराशाओं से मुक्त रख सकते हैं। विकास के विभिन्न पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास आदि एक दूसरे पर पारस्परिक संबंध होते हैं। साथ में मम्मी पापा पे डिपेंड करते हैं, जीन्स पे डिपेंड करते हैं। भविष्य में होने वाली विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे, तो इस बात की जानकारी इन सिद्धांत के आधार पर हो सकती है। इससे न केवल माता पिता तथा अध्यापकों को विशेष रूप से तैयार होने के लिए आधार मिलता है, अपितु वे होने वाले परिवर्तन तथा समस्याओं के लिए अपने आप को तैयार करने में समर्थ होते हैं। अब देखो बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण समान रूप से उत्तरदायी है। इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हमें बालकों को अधिक से अधिक कल्पना के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार से विकास संबंधी सिद्धांत बालक की विकास उचित दिशा में बनाए रखने के लिए हमें आधार प्रदान रेडी। फिलहाल अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो अपने क्लास में रीड करते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ शैक्षिक महत्व देखने थे और शैक्षिक महत्व में 5 पॉइंट्स हैं। और बाकी देखो क्लास कैसी लगी बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। कभी कभी वो अलग की बात है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, मेरे पास समय ना हो, बट मैं पढ़ जरूर लेती हूँ, इसकी आप निश्चिंत एकदम रहिएगा। और बाकी देखो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप इससे ज्वाइन हो चुके हैं सो इट्स वेल एंड गुड। और अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है कि आप इसे अन्य बच्चों तक, अपने अन्य फ्रेंड्स तक, साथियों तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। यदि आज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो है इस क्लास का ये आपको 1 से 1.5 घंटे के बाद में टेलीग्राम पर मिल जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की बातें जो आप पूछे वो मैं बता दूं, है ना। बस केवल ये नहीं पूछेगा कि मैम पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव, क्योंकि मेरे लिए एक तरीके से मीम बन चुका है, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे खुद कभी कभी इस पर मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, आप मुझसे निरंतर यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कम से कम मेरी क्लास के कमेंट सेक्शन में हमको लगता है 3-4 बच्चे तो ये पूछते होंगे कि मैम पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव। भैया एक बात बताओ, अगर हमको यही बात पता हो, क्यों हम ये बात आपसे नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरी सर से ना बात अच्छे से हुई है भी, और ना मतलब हुई भी तो उन्होंने खुद संदेह दिखा दिया। अब जब वो खुद संदेह में तो हम आपको ही क्या बता दें, तो मतलब हम कैसे कह सकते हैं। बस ये है कि ये कह सकते हैं कि 90% चांसेस है MCQ होने के, CSGM वालों की बात कर रहे हैं हम, है ना। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बाकी हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।